बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम CPC के ऑर्डर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। उसको हम डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेम ऑफ सूट के बारे में है। तो इसके नाज़रीन 7 इसके रूल्स हैं। इसका जो पहला रूल्स है वो ऐसा आपने ग्राउंड प्रोवाइड करनी है अपने दावे में कि ताकि जो कोर्ट है वो इसको फाइनली तौर पर डिसाइड कर सके और फर्दर इसकी लिटिगेशन की वो गुंजाइश बाकी ना रहे। इसका जो रूल नंबर 2 है वो आपने जो अपना दावा पेश करना है वो एज ए होल पेश करना है। आपने उसका कोई पोर्शन, उसका कोई हिस्सा आपने रिलिंक्विश नहीं करना, उसका कोई आपने हिस्सा ओमिट नहीं करना, वरना फिर ये एक्सप्रेस बार में भी आता है, फिर आप उस ओमिटेड पोर्शन के लिहाज से दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते। तो आपने अपना जो सूट है उसको एज ए होल पेश करना है। इसका जो तीसरा रूल है उसमें लिखा है जॉइंडर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन के बारे में है। आप एक से ज़ायद जो बनाए दावा हैं उसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कोर्ट का ये ऑप्शन होता है, इख्तियार होता है कि वो आपको सेपरेट ट्रायल का कह सकती है। लेकिन आपके पास ये एक है रूल नंबर 3 में कि आप मुख्तलिफ जो काजेज ऑफ एक्शन हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं। रूल नंबर जो 4 है वो ये है कि ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंड फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसको नाज़रीन मैं थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जब आपने कोई सूट फाइल करना है, जब वो इस अपने प्रोफेशन में आएंगे, तो जब आपने कोई रिकवरी सूट फाइल करना है वो किसी गैर मनकूला प्रॉपर्टी के हवाले से है, तो उसके लिहाज से आप कुछ खास क्लेम जो हैं वही आप इसमें शामिल कर सकते हैं। वो अब खास क्लेम कौन से हैं, उसमें 3-4 चीज़ें दी गई हैं। एक तो उसका जो मैसने प्रॉफिट है वो आप इसमें जो रिकवरी सूट है आपकी गैर मनकूला प्रॉपर्टी के वो आप शामिल कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें अगर आपका कोई रेंट एरियर्स है वो आप शामिल कर सकते हैं। और तीसरा, जो अगर आपका ये सूट जो प्रॉपर्टी जो कॉन्ट्रैक्ट अगर बेस थी, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो आप इस हवाले से आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अब नाज़रीन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो ये मैसन प्रॉफिट क्या होता है। मैसन प्रॉफिट इस प्रॉफिट को कहते हैं जो कोई बंदा जो किसी प्रॉपर्टी पर अगर कोई रॉन्गफुल पोजेशन में है, तो वो जो इंटरेस्ट के साथ उसको प्रॉफिट को ले रहा है उसको हम मैसन प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन इसमें वो प्रॉफिट शामिल नहीं है अगर वो इस प्रॉपर्टी को इम्प्रूवमेंट करता है और उस हवाले से वो प्रॉफिट को वसूल करता है, तो वो मैसन प्रॉफिट में शामिल नहीं होगा। इसका जो रूल नंबर 5 है वो क्लेम बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिन और हेयर है। इसका नाज़रीन मतलब ये है, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो बंदा एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल कर रहा है, वो किसी स्टेट का एग्जीक्यूटर है या एडमिन है, तो वो अपने किसी पर्सनल क्लेम को, अपने पर्सनल सूट को उस क्लेम के साथ वो ज्वाइन नहीं कर सकता। ये ऑर्डर 2 के रूल नंबर 5 में लिखा हुआ है। लेकिन इसकी 2 ग्राउंड्स हैं, 2 एक्सेप्शंस हैं, 2 ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पर वो अपना जो पर्सनल क्लेम है उस क्लेम के साथ वो ज्वाइन कर सकता है जिसका वो एग्जीक्यूटर है, जिसका वो एडमिन है। अब वो 2 ग्राउंड्स कौन सी हैं? वो रूल नंबर 5 में वो 2 ग्राउंड्स वाज़े तौर पर बयान की गई हैं, वाज़े तौर पर बता दी गई हैं। उसमें पहली ग्राउंड ये है कि वो जो क्लेम उस बंदे का, जो उस आदमी का जो क्लेम है वो उस प्रॉपर्टी के हवाले से पैदा हो जिस प्रॉपर्टी का वो एग्जीक्यूटर या वो एडमिन है। एक तो ये ग्राउंड बता दी गई है। दूसरी ग्राउंड इसमें यह बताई गई है कि अगर वो बंदा जो वो मरहूम जिसका वो नुमाइंदा है, अगर उसके साथ उस प्रॉपर्टी को लेके, उस प्रॉपर्टी के उस स्टेट के हवाले से अगर वो जॉइंटली लायबल था या एंटाइटल था किसी हवाले से, वो उसके साथ मुश्तरका ज़िम्मेदार था या हकदार था, तो वो फिर इस अपने क्लेम को उस स्टेट के क्लेम के साथ ज्वाइन कर सकता है। इसका रूल नंबर 6 है कि ये कोर्ट के पास ये हमेशा इख्तियार रहा है कि वो सेपरेट ट्रायल का, जॉइंडर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन में वो सेपरेट ट्रायल का वो आप कह सकती है अगर वो समझे कि ये एम्बैरेसिंग है डिफेंडेंट्स के लिए या
ये ट्रायल को डिले कर सकता है, या इवन कोर्ट ये फील करे कि ये इनकन्वीनियंस है इसको प्रोसीड करना, तो वो सेपरेट ट्रायल का भी ऑर्डर कर सकती है। इसका जो आखिरी रूल है, रूल नंबर 7 है, अगर आपको कोई मिस जॉइंडर या नॉन जॉइंडर के हवाले से कोई आपको ऑब्जेक्शन है तो फिर आपने उसको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में रेज़ करना है, ताकि पार्टीज़ का भी और कोर्ट का भी जो कीमती वक्त है उसको बचाया जा सके। तो नाज़रीन, ये आज का जो हमारा टॉपिक था ऑर्डर नंबर 2 के हवाले से, फ्रेम ऑफ सूट के हवाले से था। मेरी कोशिश है नाज़रीन कि सारा CPC मैं आपको आसान और सादा ज़बान में एक्सप्लेन कर दूं, ताकि जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें डिसाइफ़र करने में आसानी हो। बाज़ दफ़ा बेयर एक्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।